नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम वकील साहब आपकी उन तमाम उलझनों के मशवरे के लिए है जिन अगर आप किसी कानूनी मसले में गिरफ्तार हैं, किसी कानूनी मसले का हल चाहते हैं, कई बरसों से अगर आप किसी कानूनी मसले का हल आपको नहीं मिल पा रहा है और आप उसका अब हल चाहते हैं, तो हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे जो कि आपके सवाल का जवाब देंगे, आपको मशवरा देंगे। हमारे वकील साहब से मशवरा हासिल करने के बाद आप अपने वकील या मकामी तौर पर जो आपके आसपास वकील हैं, तब आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, फिर आप कोई कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। यहाँ से आपको कानूनी मशवरा मिलेगा। तो आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको कोई कानूनी परेशानी है, ख़ास तौर पर आज जो हम अपना सब्जेक्ट लेंगे उससे ताल्लुक़ से, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई कानूनी परेशानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ आपसे दरख्वास्त यही है कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अपना सवाल आप पहले से अगर फ्रेम कर लेंगे, बना लेंगे कि आपको क्या पूछना है, कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करें, तो फिर आपको ही आपका सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और हम सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे आज के जो वकील साहब हैं, हमारे ख़ास मेहमान, जानी पहचानी शख्सियत है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी। शाश्वत जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो हमारा ख़ास मौजू है वो है साइबर क्राइम, ख़ास तौर पर डिजिटल बैंकिंग, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है और उसमें ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो साइबर क्राइम है वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके लिए कानून क्या कहता है, एक आम आदमी इनसे कैसे बच सकता है, अगर उसका कुछ फ्रॉड उसके साथ हो गया है तो कैसे उसका पैसा जो है उसको वापस मिल सकता है, ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसमें किन ख़ास बातों का ख्याल रखना है, किन ख़ास बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं तमाम चीज़ों का आज हम अहाता करेंगे, अपने वकील साहब से जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है साइबर क्राइम, डिजिटल बैंकिंग के उसमें आप ज़रूर हमें इसके ताल्लुक़ से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और वकील साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, चूँकि हम देख रहे हैं कि डिजिटल होने की बात हर तरफ की जा रही है, हर जानिब की जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ डिजिटल बैंकिंग में क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या है ये और कानून हमारा क्या कहता है? तो नाज़रीन, चलिए हम अपने वकील साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हम इस बेहद अहम मौजू के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपके एटीएम से कुछ फ्रॉड हुआ है, क्रेडिट कार्ड से हुआ है, आपके यूपीआई से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आई है, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, ऑनलाइन आप किसी ठगी का शिकार हुए हैं, आप कहां पर इसकी शिकायत कर सकते हैं, हमारा कानून इसके लिए क्या कुछ कहता है, इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज हम ख़ास फोकस करेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग है उसमें अगर हम डिजिटल पेमेंट जब करते हैं, सबसे ज़्यादा हमें उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनका हल मौजूद है, कानून है, लेकिन क्या वाकई में हमें उसकी जानकारी है? इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम अपने वकील साहब से बात करेंगे। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने पहले कॉलर से। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। अब्दुल राज़िक हुसैन अमरावती से बात कर रहे हैं। जी जी, हमारा सवाल ये है कि आजकल जो है मोबाइल से बहुत सारे ऐप ऐसे हैं कि जिसके जरिए से हम जो है अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, वो यूपीआई यूज करते हैं। ये इसमें कहाँ तक हमारी जो है हमारा पैसा महफूज है या इसमें कुछ चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप हम ऐड कर रहे हैं और इसके जरिए से हम हमारा लेन देन कर रहे हैं। ये कहाँ तक महफूज है या इससे हम किसी तरह मुश्किल में आ सकते हैं?
बहुत अच्छा ये सवाल आपने किया है, और ये इस बात को भी दिखाता है कि हमारे नाजरीन जो है वो कितने बाखबर हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब आपका हमारे प्रोग्राम में ख़ास तौर पर कॉल करने के लिए। और चलिए, हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, जिस तरह से अभी हमारे कॉलर ने पूछा है कि मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के ऐप्स होते हैं, उस ऐप में जाकर कितना महफूज है ट्रांजैक्शन करना, इसी के ताल्लुक से हम आपसे जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि साइबर क्राइम डिजिटल बैंकिंग में आखिर ये है क्या, कैसे इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, अब जैसे एक तो हमारा फिजिकल स्पेस है जिसमें हम सब रहते हैं जी। और दूसरा एक अब एक बहुत इमरजेंस हो चुका है साइबर स्पेस का, जिसको जो इंटरनेट की दुनिया है उसको साइबर स्पेस कहते हैं। तो ये साइबर स्पेस एक्चुअली ये वर्ड जो है ये विलियम गिब्सन नाम के एक साइंस फिक्शन राइटर हैं, उनकी किताब से आया है। उन्होंने किताब करीब 1980s में लिखी थी, न्यूरोमैंसर नाम की। तो उसमें उन्होंने कल्पना किया था एक साइबर स्पेस एक ऐसी जगह है जो कि एक कॉन्सेप्चुअल हेलुसिनेशन की तरह है, कि लोग उससे सिस्टम में कनेक्ट करते हैं जो कि दिखता और फील होता है फिजिकल दुनिया के जैसा, लेकिन वहां पे वो फिजिकल होता नहीं है। और लोग वहां पे काम के लिए जाते हैं, वर्क के लिए जाते हैं, और वहां पे लोग क्राइम्स भी करते हैं। तो ये विलियम गिब्सन ने जो एक तरह से अपने साइंस फिक्शन की किताब में लिखा था उस वक्त, जिससे साइबर स्पेस वर्ड आया है, एक तरह से आज वो हकीकत बनता हम लोगों को दिख रहा है। तो हमारे साथ क्या है कि जब हम साइबर स्पेस में जाते हैं तो जैसे हम फिजिकल स्पेस में जो चीजें होती हैं उसी तरह की चीजें साइबर स्पेस में भी होने लगती हैं, जैसे कि उसमें साइबर क्राइम्स वगैरह भी हैं। तो अब साइबर क्राइम क्या है कि जो क्राइम अगर हम फिजिकल स्पेस में करते हैं, अगर उसी तरह का क्राइम हम साइबर स्पेस में करते हैं तो वो भी उसको हम साइबर क्राइम का नाम देते हैं। तो कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो कि स्पेसिफिक टू साइबर स्पेस हैं, जो कि सिर्फ साइबर स्पेस में ही किए जा सकते हैं, जैसे कि हैकिंग हो गया और फिशिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, इस तरह के जो सलामी अटैक्स हो गए, ये सब चीजें हैं। तो ये कुछ ऐसे साइबर क्राइम्स हैं जो कि सिर्फ आप साइबर स्पेस में कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी क्राइम्स हैं जैसे बुलिंग है, इंटिमिडेशन है, हैरेसमेंट है, ये सब चीजें हैं जो कि आप फिजिकल स्पेस में भी कर सकते हैं, सेम क्राइम आप साइबर स्पेस में भी कर सकते हैं। तो जैसा इन्होंने सवाल किया कि एप्स होते हैं और एप्स लोग डाउनलोड करते हैं, उससे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो कितना सेफ है। तो बात यह है कि अब हम ये सेफ्टी की गारंटी अभी कोई दे नहीं सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जितना भी साइबर स्पेस है इंडिया का, और उसका सारा सोर्स जो है वो या तो यूएस में जाता है या चाइना में लीड करता है। तो हमारे पास अभी एज सच अपना कोई पुख्ता सबूत नहीं है, अपना सोर्स नहीं है कि हम अपने साइबर स्पेस को खुद कंट्रोल कर सकें और खुद जनरेट कर सकें। ज्यादातर वेबसाइट्स, ज्यादातर ऐप, इनका जो पेरेंट नेटवर्क होता है वो सारा यूएस में, वेस्ट में है लोकेटेड, या चाइना में लोकेटेड है। तो हम पूरी तरह से कभी सिक्योर तो नहीं फील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐप ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टेड है और ट्राइड एंड टेस्टेड है तो हम उसको जरूर यूज कर सकते हैं। और वकील साहब, एक और बात, खासतौर पर आरबीआई की तरफ से कई बार ये गाइडेंस दी जाती है, बार बार उनकी तरफ से एक अवेयरनेस अलर्ट भी आता है कि हमें अपने ट्रांजैक्शन का खुद ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा अलर्ट हमें भी होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक तो जैसे रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है कि अपने सामान के जिम्मेदार आप खुद हैं, तो उसी तरह ये है कि आप अपने जो वैल्यूएबल सिक्योरिटीज हैं, अपने पैसे हैं, रुपए हैं, आप उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो आपको खुद एक अवेयरनेस के साथ आपको एक सचेत रहने की जरूरत है कि हम कोई भी चीज, कोई गलत ऐप ना डाउनलोड करें, कोई गलत वेबसाइट ना खोलें कि ऐसी जहां से हमारे कंप्यूटर में कुछ ट्रोजन आ सके, वायरस आ सके, या इस तरह की चीजें आ सके जिससे हमारा डेटा चोरी हो सके, या हमारी ऐसी कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चली जाए जो हमारी तफसीली जानकारी भी हासिल करेंगे कि किस तरह से हम कानून से मदद ले सकते हैं अगर हमारे साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, उसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है। आइए हम अपने कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी? जी, आप सवाल करिए। आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है।
जी, मेरा सवाल ये था कुशल साहब के गुलबर्गा में जो कुछ जमीन है कर्नाटक में, जी, सवाल जी। करिए। कुछ हमारी पुरानी बाप दादा की मुर्शी मिल्कियत है 26 गुंठे कब्रिस्तान मिलके, उस पर कोई होंडे बैठे हुए हो जमीन के ऊपर। आपने क्या उसके लिए इस मामले में कुछ कानूनी कार्रवाई की है? कानूनी कार्रवाई जो किया मैं, तो तहसीलदार जो है के लिए सर्वे के लिए वो अर्जी दिया था, तो सर्वे के लिए तैयार है, और वहाँ पे तो लड़ाई झगड़े के आसार हैं, उसके हेड में क्या एक्शन लेना पड़ेगा, तो पुलिस मदद कर सकेंगे हमारे लिए उसके लिए। ठीक है, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो अगर आपसे कुछ पूछना चाहे। जी वकील साहब, और एक जमीन का दूसरा मामला सवाल है। ये, जी दूसरा पहले सवाल और क्या था? आपका पहला सवाल का जवाब आप ले लीजिए। जी वकील साहब। हाँ, हम आपसे इतना ये पूछना चाहते हैं, आपने कहा कि ये आपकी जमीन है जिसपे कुछ लोग कब्जा करके बैठे हैं, यही है? जी हाँ, तो हम आपसे एक सवाल ये कर रहे हैं कि ये आप इसमें कब्जे में कब थे आखिरी बार? जी जी जी, यही है, और सर्वे के लिए जो है ड्यूटी ऑर्डर मेरे को। क्या कह रहे हैं? ज्यादा कब्जे में नहीं है सर अभी तो तकरीबन अभी नहीं 30-40 है, साल पर के आप तो होंडे आखिरी बार बैठे कब्जे में हैं, कब थे कब्रिस्तान की जमीन जमीन है वो, अच्छा, कब्रिस्तान की जमीन है। कब्रिस्तान की प्राइवेट जमीन, प्राइवेट कब्रिस्तान है सर। हाँ, तो प्राइवेट कब्रिस्तान में आप कभी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो दूसरे जी, लोगों जी। ने उसमें इंटर किया है? जी जी, पानी में पट्टे में नाम हमारा ही सर। नाम नहीं, आपका हम ये मालिकाना पूछ रहे हैं कि जो हुकूक, जी वकील साहब मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ। जी। आपका जो मालिकाना हुकूक था सर, वो कब था? उसकी डेट आपको याद है? किस ईयर में? 19 तकरीबन 100 साल से लेके रनिंग तक है सर। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि वो दूसरे लोग जो जिन्होंने कब्जा किया है वो कब उस पे जमीन पे उन्होंने इंटर किया? 1946 में तो कोई जो जमीन का जो गवर्नमेंट कर दिया उसको प्राइवेट जाके। नहीं, आप हमें बस इतना बताइए कि जो जिन्होंने उस पे कब्जा किया है वो कितने 57 दिन पहले के उन्होंने उस पे इंटर किया है आपकी जमीन पे? कितने दिन पहले कब्जा किया 1957 है? में हम लोग बेचे 1 एकड़ 24 गुंठे, तो माँ बाप की जमीन रिकॉर्ड में नहीं है, अलहदा है वो जमीन। हाँ, 2 एकड़ जमीन नहीं, है आप हमें totally। मेन सवाल का 2 एकड़ जवाब जमीन में नहीं 1 दे एकड़ रहे हैं कि 24 वो गुंठे बेचे, कब 9 एकड़ आपकी जमीन जो है जमीन पे कब्रिस्तान की कब्जा है हुआ है? 24 गुंठे, और रिकॉर्ड में आ रहा कब्रिस्तान 2021 तक। तब से लेके आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है कानूनी? नहीं बिल्कुल करें, तो 15-20 साल से करूँ सर उसके लिए, तो 15-20 रिकॉर्ड ऑफ साल कर से रहे आप थे। कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कार्रवाई कर रहा हूं उसका मैं। हल नहीं मिल पा रहा है। आपने क्या कार्रवाई किया है ये बता ही नहीं कब हुआ है इनकी जमीन पे? सर सवाल मेरा ये था। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन देखिए, यही बात हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो आपका सवाल क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं, वो अगर आप पहले से फ्रेम कर लेंगे तो यहाँ आपको आपके सवाल का जवाब ही मिल जाएगा। अब जैसे हमारे ये कॉलर हैं, तो इनसे अगर वकील साहब कुछ जानना चाहते हैं उसके बाद ही आपको यहाँ से मशवरा मिल सकता है। आप क्या पूछना चाहते हैं पहले आप वो अपना तय कर लें कि आपको क्या सवाल करना है। वकील साहब, हम लोग बात कर रहे थे साइबर क्राइम की, डिजिटल बैंकिंग में ख़ास तौर पर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये कानून किस तरह से एक आम शहरी को मदद कर सकता है, वो किस तरह से इस बारे में आगे बढ़ सकते हैं अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके पहले हम एक जो पिछला अभी जो कॉलर आए थे, हम जो सवाल कर रहे थे हम उसको क्लैरिफाई कर दें कि हम उनसे ये पूछ रहे थे कि कब इनकी जमीन पर आखिर कब्जा हुआ है या इनको कब कब्जे से बेदखल किया गया है। तो मेनली क्या होता है कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नाम का एक कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये कहता है कि अगर आपको 6 महीने, आपको अगर किसी जमीन से आपका कब्जा है और आपको उस कब्जे से बेदखल किया गया है जोर जबरदस्ती से या अदरवाइज देन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, गैर कानूनी रूप से, तो आप 6 महीने के अंदर एक सूट फाइल करके आप इमीडिएटली अपना कब्जा वापस हासिल कर सकते हैं। और उसमें कुछ नहीं, बस आपको इतना दिखाना है कि मैं कब्जे में था और उसको कब्जे से हटाया गया है। ये ऐसा कानून है कि इसमें इवन बेनिफिट एक ट्रेसपासर को भी मिलता है। अगर हम किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और वो हमको जबरदस्ती अपने घर से हटाता है अदरवाइज देन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो हम इस कानून की मदद से वापस उसके घर में दाखिल हो सकते हैं। तो ये 6 महीने का इसमें लिमिट है, इसलिए हम उनसे पूछ रहे थे कि कब आपको बेदखल किया गया है। जी जी। तो अब आते हैं हम साइबर क्राइम पे।
अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि अभी हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड लॉ नहीं है या इस पे स्पेशलाइज्ड कोड नहीं है जो कि जो साइबर क्राइम्स है उससे डील करे। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो आईटी एक्ट बना हुआ है वो सन 2000 में बना। वो यूनाइटेड नेशंस में एक ट्रीटी हुई थी कि हम एक ई कॉमर्स जब का इमरजेंस हो रहा था, ई कॉमर्स जैसे कि जो हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बिजनेस करते हैं, जैसे आप आम भाषा में आप समझे कि अमेजोन वगैरह से या जैसे जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो दैट इज ई कॉमर्स। तो ये ई कॉमर्स को फैसिलिटेट कराने के लिए सब नेशंस ने आपस में ट्रीटी किया था कि हम अपने कंट्रीज में ऐसे लॉ लाएंगे जो कि ई कॉमर्स को फैसिलिटेट कर सके। तो ये हमारा जो आईटी एक्ट है ये उसी ट्रीटी का एक आउटकम है कि ये बनाया गया कि ई कॉमर्स को हम अपने यहाँ। जी बिल्कुल, तो वकील साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी, अहम जानकारी हम उनसे हासिल कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रोग्राम वकील साहब का सिलसिला जारी रहेगा। मोहब्बत क्यों नहीं करते? कारवाने सुखन में इस बार इश्क, मोहब्बत, प्यार। ये इल्तिजा है इलाही जो इफ्तिखार करे, हमारा नाम मोहब्बत में इश्तिहार करे। एक महताब सरे बामे फलक है रोशन, और हसरत से उसे खाक बसर देखते हैं। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, उसी से रोज करते हैं दिले बीमार की बातें। ऑनलाइन मुशायरा मोहब्बत के नाम देखें इतवारात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी, जिनसे लगातार हम साइबर क्राइम के बारे में तफसीलात हासिल कर रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बस जब आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी वकील साहब, हम आपसे जानकारी ले रहे थे कि अगर कोई इसका शिकार हो जाता है साइबर क्राइम का, साइबर फ्रॉड का, तो वो क्या करे? तो सीधा सब यही तरीका है जो नॉर्मल क्राइम में होता है, क्योंकि साइबर क्राइम अभी इंडिया में एक अलग स्पीशीज की तरह नहीं देखा जाता है, क्योंकि कानून वही है हमारा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860। तो जो भी हमें कार्रवाई करनी होती है हम उसी में करते हैं। तो ज्यादातर साइबर क्राइम्स क्या है कि अगर वो आईटी एक्ट में जो दिए हुए ऑफेंसेस हैं अगर उसमें कवर हो जाते हैं तो वो लगते हैं। अदरवाइज नॉर्मल हम आईपीसी का ही यूज करते हैं कि 1860 से जो हमारा आईपीसी चला रहा है आज भी हमारे वो काम आता है। तो अगर जैसे हमारे साथ साइबर कोई थेफ्ट हो गया तो उसमें भी वो थेफ्ट का सेक्शन लगेगा जो आईपीसी में लगता है, या हमारा अगर कोई हैरेसमेंट किसी ने किया या कुछ किया या हमें डिफेम किया किसी ने या और किसी तरह का ऑफेंस हुआ, तो वो सारी चीजें ही हम आईपीसी में कवर कराते हैं। और साथ ही साथ जो अगर आईटी एक्ट बना हुआ है उसमें अगर कोई ऑफेंस कवर होता है, जैसे हैकिंग है, कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं हैकिंग और इस तरह के, तो वो हम उसमें कवर करा लेते हैं कि कंप्यूटर से किसी रिसोर्स से किसी का डेटा चोरी करना, इंफॉर्मेशन लेना, ये सब तो हम वो उसमें कवर कर लेते हैं। तो सीधा सा तरीका इसका ये है कि आप इसमें एफआईआर लिखवाएं और एफआईआर में आप अपनी सारी बातों को कहें कि और जो भी है और आप उसके प्रूफ को भी दें। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम के लिए अलग से हेल्पलाइन वगैरह बना रखा है, क्योंकि साइबर क्राइम इतना ज्यादा इस वक्त बढ़ चुका है। एक तरह से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रॉड रिस्क है। करप्शन और ब्राइबरी इसके बाद आते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है साइबर क्राइम से आज के टाइम पे। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इस समय है। तो किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खास तौर पर करते हैं वकील साहब? अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो अगर जो हम ध्यान रखने वाली बातें भी बताएं तो आधे लोगों को तो वो हो सकता है समझ में भी ना आए। कि जैसे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नेटवर्क जो है वो इनक्रिप्टेड है कि नहीं,
हमारा जो सर्वर है वो क्या सेफ है, सिक्योर है कि नहीं, अगर हम कोई वाईफाई पब्लिक नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो क्या वो सेफ है कि नहीं, या उससे हमारा कोई डेटा चोरी हो सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो रूट प्रॉब्लम वही आ जाती है कि हमें एक डिजिटल अवेयरनेस की जरूरत है। तो जैसे ही साथ साथ हम एक डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट इसके लिए बहुत कोशिश कर रही है कि किस तरह से जल्दी हम डिजिटल इंडिया में इंटर करें, तो उसी के साथ साथ हमें डिजिटल इंडिया के साथ साथ डिजिटल लिटरेसी की भी जरूरत है कि लोग ये समझ सकें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे बिहेवियर्स हैं जो अप्रोप्रिएट हैं ऑनलाइन डीलिंग्स के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी आपका नेटवर्क है वो सेफ है कि नहीं, आपका ऐप है या जो भी आप सर्विस यूज कर रहे हैं क्या वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। जी वकील साहब, बिल्कुल। और खास तौर पर हम आपसे ये भी जानकारी लेंगे कि OTP सबसे अहम इसमें होता है। OTP और अपना जो कार्ड है उसकी डिटेल्स जो है कई बार अनजाने में ही हम ऐसी जगह दे देते हैं जहां से ऑनलाइन हमारा ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाता है। इसके ताल्लुक से भी हम आपसे जानकारी लेंगे। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। ये मैं आसिफ बोल रहा हूँ, जिला जलगांव से। सवाल करिए। हमारा एक सवाल था कि मेरे पिताजी रेलवे में थे, उनकी 2 बीवी थी। अब पहली बीवी मर गई, अब मैं दूसरी बीवी का हूँ। अब मैंने रेलवे में अप्लाई किया नौकरी के लिए, तो रेलवे वाले हमको ये कहते कि आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुझे 1-1.5 साल हो गया, अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिला रेलवे तरफ। मैं दूसरी बीवी का हूँ, पहली बीवी मर चुकी, तो उसका मैं वकील साहब से रास्ता चाहिए, क्या करें हम? वकील साहब, आपको इनका सवाल समझ में आया होगा। आप इनसे कुछ अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ, इनकी हमें बात थोड़ी सी कम सुनाई दे रही थी। इन्होंने क्या कहा कि रेलवे इनसे क्या कह रहा है? आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने हमें यहाँ पर कॉल किया है, कि कहाँ पर मुश्किल आ रही है, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही, क्या उसका रीजन आपको दे रहे हैं? वो हमको रीजन ये दे रहे हैं। टीवी की आवाज बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए सर। हाँ, बंद कर दिया मैडम जी। वो ऐसा है, वो हमको ये रीजन दे रहे हैं कि आपको नौकरी लगेगा, इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, आपका काम जो है इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। और मैं दूसरी बीवी में लड़का हूँ, पहली बीवी में थी। काम आप क्या ये शब्द यूज कर रहे हैं, क्या इनवर क्या चल रहा है? तो हमें कुछ रास्ता बताइए मैडम वकील साहब से। ये आपको क्या सुनाई दे रहा है इनकी बात की? जी जी जी, तहकीकात ये चल रही है। जी जी, मैं आपकी बात वकील साहब तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। वकील साहब ये कह रहे हैं कि ये तहकीकात चल रही है कि क्या इनको ये नौकरी दी जाए या फिर नहीं दी जाए। ये जो अपना रिश्ता बता रहे हैं कि ये सेकेंड वाइफ के उनके बेटे हैं, क्या ये बात सही है? 1.5 साल से इस बात पर तहकीकात चल रही है। अब ये उसमें कुछ पेशरफ्त चाहते हैं, तो क्या ये कुछ कानूनी मदद ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये मैटर रेलवे के एंड पे पेंडिंग है तो ये उनसे, इन्होंने अगर कोई रिप्रेजेंटेशन या अर्जी दिया हो उसको रेलवे को कि इनका कंसिडर किया जाए इनको अपने फादर के प्लेस में, तो जैसे जिसको बोलते हैं डाइंग इन हार्नेस, इसको कानून में एक शब्द बोलते हैं। तो अगर वो केस है तो रेलवे के लेवल पे ये वेरिफिकेशन या जो भी चल रहा है इनका, तो उसके लिए उसको स्पीड अप कराने के लिए ये उनको एक अर्जी दें कि इस तरह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है और हमारे साथ प्रॉब्लम है, आप इसको जल्दी से जल्दी कंसिडर करें। तो और उसके बाद अगर रेलवे उसको विद इन अ गिवन टाइम नहीं कंसिडर करती तो ये कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, ये सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि इनका एक तरह से अगर जो रेलवे के सर्विस रूल्स हैं और गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स हैं तो उसमें भी ये प्रोविजंस हैं कि जहां पे डाइंग इन हार्नेस का केस है वहां पे जो डिपेंडेंट्स होते हैं तो उसमें एक परिवार के एक सदस्य को उनके प्लेस पे नौकरी दी जाती है। तो ऐसे केस में ये अपनी बात अगर रेलवे के सामने नहीं कर पा रहे हैं या रेलवे से इनको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं रिप्रेजेंटेशन वगैरह देने के बाद। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब। और चलिए, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कॉलर को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो
जी मैम, अपना नाम बताइए अगर आप बताना चाहें, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। जी, मैं उत्तराखंड से बात कर रही हूँ, खेड़ी सीकोपुर से, शाहीन नाम है। सवाल करिए मैम। जी, मुझे ना एक कंप्लेन करवानी थी मौलाना साहब से। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, पहले तो आप टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर से अपना सवाल करिए मैम। हेलो जी, अब आ रही है आवाज़? सवाल करिए। जी, एक्चुअली ना हमने सन 2009 में जी एक पॉलिसी करवाई थी जी लड़की के नाम पे, जी जिसका नाम है पल्स इंडियन अनलिमिटेड। जी। तो उसमें पॉलिसी में हमने ना हर महीना 805 रुपए जमा करे। जब तो मैं ये कह रहे थे कि मतलब बढ़ के मिलेंगे, अब जो है ना, जो हमारे जमा हुए पैसे हैं ना, मे भी हमें नहीं मिल रहे हैं। कितने साल की पॉलिसी पॉलिसी थी? थी? क्या ये सरकारी पॉलिसी थी? किस तरह की पॉलिसी थी, इसके बारे में कोई इत्तला? यो सरकारी पॉलिसी है, और क्या नाम, यो सन 2009 से सन 2016 तक की पॉलिसी थी। आपने इस सिलसिले में कोई कानूनी कार्रवाई की, कहीं राब्ता किया, कांटेक्ट किया? नो मैम, एक्चुअली क्या है ना, बहुतों के तो मिल चुके हैं, और हमने जिसके भी साथ हमारे साथ में बहुत सारी लेडीज जुड़ी हुई थी, तो हमने उनके कांटेक्ट में करने की कोशिश भी करी कंप्लेन, लेकिन कोई साथ में खड़ा ही नहीं होता, इसलिए हमने कंप्लेन करने की कोशिश नहीं करी। और जिसके साथ हमने पॉलिसी करवाई थी वो डॉक्टर नहीं है, एक्चुअली उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, और उनसे बात करते हैं तो वही कहती है कि क्या नाम, मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, वकील साहब तक आपकी बात पहुंची है। वकील साहब, एक पॉलिसी इन्होंने करवाई थी 2009 में, 2016 में मैच्योर होनी थी, और अब वो पॉलिसी जो है अभी तक उनको पैसा नहीं मिल पाया है, और ये कई जगह उस सिलसिले में राब्ता कर चुकी हैं। क्या ये कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं, हेल्प ले सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर ये सरकारी पॉलिसी है, तो कोई भी सरकारी पॉलिसी जो होती है, या कोई भी और, जैसे आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली या और कुछ लिया, तो आप उसके बारे में आप उनको एक नोटिस भेज सकते हैं, या आप उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि आपका ये क्लेम जो है कंसीडर करें, क्योंकि क्लेम मैच्योर हो चुका है। तो आप उसके बारे में जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत आपका जो भी क्लेम अमाउंट बनता है इस वक्त, तो वो आपको ये जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। अगर वहां से बात नहीं बनती है तो फिर आप कोर्ट भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कानूनी रास्ता आपके लिए खुला है, आप आगे कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि और आपको इनको अपने बिल्कुल सवाल का करना जवाब चाहिए, क्योंकि अगर ये मिल गया इंतजार होगा। करेंगे तो फिर पता नहीं इनको कब मिलेगा पैसा, हो सकता है मिले भी ना। जी बिल्कुल, चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अपना नाम बताइए, सवाल करिए। कहाँ मेरा से? नाम है मोहम्मद मुस्तफा हुसैन, जी सर। निजामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल ये है कि वकील साहब से पूछने का है, हमारी एक जायदाद जो है सके तायर भाई और हम दोनों मिलकर जी, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिए। एक्सचेंज कर लिए, मेरे नाम से वो पट्टा हो गया, 10 साल हो गया। अभी जो है उनके नाम से मैं जो जमीन दिया वो पट्टा नहीं कर लिए थे, उनका इंतकाल हो गया। जी, अब वो लोग फिर जो है तो कोर्ट में डाले कि हमको नहीं वही जमीन चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है कि मेरे वकील साहब से जो है कि ये चाहिए कि 10 साल के बाद भी जो है कि अब वो नीयत, मतलब इस वास्ते नीयत खराब कर रहे हो कि भाई वो वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू कम हो गई, और वो 2 फसला हम जो दिए जमीन, वो 2 फसला है कि 1 फसला है, मगर उसके ऊपर मैं जो है कि पोल्ट्री फार्म वगैरह वो ये डाल लिया। जी, 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 तो अभी उसकी वैल्यू बढ़ गई, जी। तो अब वो नीयत खराब कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से थोड़ा सा मशवरा चाहिए। जी, तो वो कौन लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बेटे हैं या जी कौन? जी नहीं, मेरे तायरे भाई है सगे। जी जी, क्योंकि आरडीओ में डाले थे, आरडीओ में मेरे तरफ ही हो गया। जी 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 कि वो बताएं वकील कि साहब तक आपकी बात पहुंच गई है। जी वकील साहब, जैसा आपने कहा कि ये कोर्ट में मामला चल रहा है, तो अभी आपने कोर्ट में अपना कोई रिप्रेजेंटेशन किया है? कोर्ट में मतलब आपने कोई वकील किया, उसमें आपने डिफेंस पुट अप किया है अभी तक? टीवी की आवाज बराए मेहरबानी आप बंद करके बात करें तो ज्यादा आपको आपका जवाब सुनने में आसानी होगी सर। क्या आपने कोर्ट पे इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त की है, कुछ कानूनी कार्रवाई की है? जी हाँ, जी हाँ, आरडीओ में मेरे माफक हो गया। आरडीओ जी 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 वकील साहब जी, तो वो अभी क्या है, फिर जो सके
वो कोर्ट में फिर डाले। अभी मकसद ये कोरोना की वजह से कुछ पेचिस नहीं हो रहे। ठीक है वकील साहब से आपको आपके सवाल के जवाब मशवरा मिल जाएगा। जी वकील साहब। तो ऐसे केस में अब इन्होंने जैसे कहा कि इन्होंने ये एक्सचेंज का केस है, तो जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इंडिया में, वो हमें अलाउ करता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी किसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में इन्हें कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और जैसा इन्होंने कहा कि इनका केस ऑलरेडी कोर्ट में है, तो इन्हें अपने वहां के जो भी वकील साहब हों, आप इन्हें उनसे कांटेक्ट करके अपना कोर्ट में डिफेंस पुटअप करना चाहिए कि, और अपनी सारी बातें कोर्ट के सामने रखना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि इनको उसका रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकील साहब। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं हमारे कॉलर जब हमें कॉल कर रहे हैं तो वो टीवी की आवाज़ बंद नहीं करते हैं, इससे उनको ही दिक्कत आएगी। बराए मेहरबानी जब हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर दें, ताकि आपकी बातचीत हमारे वकील साहब से बराह रास्त हो पाए, डायरेक्ट हो पाए, और आपको आपकी मुश्किल का हल भी यहाँ पर मिल पाएगा। वकील साहब, हम ये भी देख रहे हैं बहुत सारे हमारे जो लगातार इस बारे में हम बात करते रहे हैं कि साल साल गुजर जाते हैं, बहुत टाइम निकल जाता है। जैसे कि जिन खातून ने हमें कॉल किया था 2016 की में उनकी पॉलिसी मैच्योर होनी थी, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं लापरवाही ही इसको कहा जाएगा, लापरवाही करती रही। आज उन्होंने यहाँ पर ये सवाल उठाया, या हमारे एक और कॉलर थे कि 1997 से वो लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन उनको उसका हल नहीं मिल पाया। इसी तरह से इनका भी ये मामला है। तो अभी भी कानूनी अवेयरनेस की, कानूनी बेदारी की हमारे यहाँ बहुत कमी है, जिसको जल्द से जल्द हमें पूरा करना चाहिए। कम से कम हमें कानून ने क्या कुछ सहूलतें दी हैं उसके बारे में हमें पता ज़रूर होना चाहिए एक शहरी के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को हिचकिचाना नहीं चाहिए कोर्ट में जाने से, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि जब तक हम कानूनी रास्ता नहीं अपनाते तब तक हमें अपने जो राइट्स हैं उसका वो मिल नहीं पाते। तो कोर्ट में जाना और ये इन चीजों को हमें नॉर्मलाइज करने की जरूरत है इंडिया में। और जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ही वो रूट में है कि उसी की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ते। और जैसा उन्होंने एक कॉलर ने कहा कि वो किसी ने उनको बोला कि आप इंतजार करिए, और तो इंतजार तो लोगों का कभी खत्म ही नहीं होता। तो आप कोर्ट जाए तो हो सकता है आपको 1 साल के अंदर रिलीफ मिल जाए, पर आप अगर इंतजार करें तो वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, इसी तरह से जैसे वो उन्होंने कहा हम 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं। तो लोगों को, अब जैसे दूसरे कंट्रीज में हम देखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां पे लोगों के अंदर हिचकिचाहट नहीं है कोर्ट्स को लेकर। तो एक इसका एस्पेक्ट तो ये भी है कि वहां पे कोर्ट्स में डिस्पोजल रेट अच्छा है। वहां पे कोई भी केस 6 महीना साल भर से ज्यादा नहीं टिकता कोर्ट के अंदर, वो उसको उतने में डिसाइड कर देते हैं। इंडिया में हमारे यहाँ अगर लोअर कोर्ट्स की बात करें तो एवरेज टाइम जो है वो 10 साल है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो एवरेज मिनिमम टाइम अगर देखा जाए तो 10 साल लगता है। और इसीलिए हमारा ये खास प्रोग्राम है, ये प्लेटफॉर्म है, ताकि कम से कम कानूनी मालूमात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किए, सवाल करिए सर। जी, मैं फिरोज बोल रहा हूँ मेरठ से। सवाल करिए। जी मैडम, ऐसा है, मैं नौकरी कर रहा हूँ। मेरी टीसी के अंदर जो है 5वीं की, उसमें तो उम्र जो है 75 है, और हाई स्कूल में जो है 77 है, तो 16 महीने का गैप है। तो किसी ने जो है उसकी जांच बिठवा दी है, रिश्तेदारी मकान का वो चल रहा है, तो उसमें फ्रॉड बता रहे हैं। अब इसमें मुझे जानकारी तो है नहीं, 16 महीने का फर्क आ रहा है टीसी में और हाई स्कूल में। जी। हाई स्कूल मैंने सन 1991 में करा, और वो जो है 82 की लिखी हुई है टीसी के अंदर। जी। पहले लोग लिखवा देते थे ऐसे ही। जी। तो मैडम उसके अंदर जो जांच बिठवा दी वो, और ईमानदारी की बात है कि मुझे मालूम ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। जी वकील साहब, डेट ऑफ बर्थ का इनका मामला है और ये जॉब भी करते हैं और इनको जानकारी नहीं है। हाँ, अभी देखिए इस तरह के प्रॉब्लम के मामले आते रहते हैं। जैसा अभी कुछ दिन पहले एक इसमें न्यूज आई थी कि कोई एक सिटिंग एमएलए थे जिनका इसी ग्राउंड पे उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया कि उन्होंने क्लास 10th में अपना कोई फ्रॉड किया था या डेट गलत बताई थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो लोग फेस करते रहते हैं। तो इन्हें तो हम यही सलाह देंगे कि आप जो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या किस वजह से हुआ, और वैसे
अगर उसमें कोई आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई करेक्शन की जरूरत है या कुछ उसमें कोई मिस रिपोर्ट हो गया है उसका, तो आप वो चीजें आप अथॉरिटीज के सामने लाएं और उस तरह से आप उसमें और प्रोसीड किसी करें, वकील से इन्हें राब्ता जरूर करना चाहिए जो मकामी वकील हैं, वो इनकी जरूर मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका भी। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट, जब आप हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें और आप जो भी पूछना चाहते हैं अगर पहले से अगर आप एक उसका सवाल जो है अपने दिमाग में बना लेंगे तो आपको बहुत जल्दी उसका जवाब यहाँ से हमारे लीगल एक्सपर्ट वकील साहब आपको दे देंगे। प्रोग्राम वकील साहब का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। कारवाने सुखन में इस बार इश्क, मोहब्बत, प्यार। उड़ने की तदबीर में उलझे रहते हैं, कैद में है जंजीर में उलझे रहते हैं। घर पे मौत आए तो कह देना है घर के अंदर, जिंदगी हो तो बता देना नहीं रहते हैं। नेटवर्क। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट वकील साहब मौजूद हैं जिनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए सर। जी, मोहम्मद बाकर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बाकर साहब। जी, बोला यह था मैडम, हमारी मस्जिद के मोहल्ले में तो उसके किराएदार है, एक मस्जिद है उसकी, तो उसके किराएदार है, वो किराया भी बराबर नहीं ले रहे हैं, 4-4 महीने का ड्यू रख रहे हैं। तो बाकर साहब आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से अपना सवाल यहाँ पर दोहराएंगे। जी जी, और मोहल्ले में मस्जिद है, उसकी मस्जिद की मंगी है। हेलो जी। हाँ, तो मस्जिद के मंगी में किराएदार जो है तो 4-4 महीने का ड्यू रख रहे हैं, किराया बराबर नहीं दे रहे, अरे खाली कर दो बोले तो बोल रहे हैं 30 साल में 40 साल का किराएदार है, मैं खाली क्या करने कम बोल रहे, तो उसको क्या करना। वकील साहब, एक मस्जिद है, उससे मिला एक मकान है जिसमें किराएदार हैं जो खाली नहीं कर रहे हैं, अब ये क्या कुछ करें? मलगी है। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अब जैसा जो हमें इनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, लेकिन जो हमें सुनाई दिया कि ये इनके किराएदार जो हैं वो खाली नहीं कर रहे हैं इनका मकान। तो अब ऐसे केस में और किराया भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, किराया भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे केस में तो सीधी सी बात है कि इनको जो एक्ट बना हुआ है रेंट कंट्रोल का, उसका सीधा बेनिफिट मिलेगा और ये अपना रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के सामने अपना केस लेके जाएं और इस ग्राउंड पे नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के ग्राउंड पे और वहां पे अपना केस डालें और इनको जरूर रिलीफ मिल जाएगा। और अब तो नया रेंट कंट्रोल एक्ट आ गया है, तो अब नए रेंट कंट्रोल एक्ट में तो और वो लैंडलॉर्ड फ्रेंडली है, तो ये अपना केस कोर्ट में जरूर लेके जाएं। और नॉन पेमेंट ऑफ रेंट इनका मेन ग्राउंड है, तो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के ग्राउंड पे इनको जरूर रिलीफ मिल जाए। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब, और हमारे कॉलर का भी शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप हमें सवाल कर सकते हैं, जब आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें और अपना फ़ोन भी देख लें कि आपकी आवाज़ यहाँ तक क्लियर पहुँचे। वकील साहब, हम लगातार बात कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग में जो क्राइम होते हैं, ख़ास तौर पर ऑनलाइन फ्रॉड की। हमने बात कर ली कि फ़्रॉड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि कानून मौजूद है और एक डर ज़रूर होना चाहिए, और साइबर ये इस तरह के क्राइम करना, इस तरह के फ्रॉड करना कितना महंगा साबित हो सकता है अगर इसकी रिपोर्टिंग सही ढंग से हो जाए। बिल्कुल, अब जैसा हम देख रहे हैं कि करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अगर यूएस करेंसी में हम तौलें उसको, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स
इंडिया का हर साल बर्बाद हो रहा है सिर्फ साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड की वजह से, और ये इंडिया को इसकी जो है कीमत चुकानी पड़ रही है। तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म हो, एक प्रॉपर एजेंसी हो, जैसे कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि कोई एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है। जैसे यूएस में, यूके में, चाइना में, रशिया में, हर जगह पे अपनी एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी भी है। वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे कंट्रीज से अगर कभी साइबर अटैक हुआ या हैकिंग हुई, जैसे हमने देखा कि पिछले सालों में तमाम गवर्नमेंट वेबसाइट की भी हैकिंग हुई है, और इस तरह की चीजें रशिया में भी हुई है, चाइना में भी हुई है। तो कभी नॉर्थ कोरिया के हैकर ने कभी रशिया को कर लिया हैक, या यूएस की साइड को कर लिया है। तो इस तरह से कंट्रीज आपस में एक साइबर वॉरफेयर भी करते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब जबकि हर चीज डिजिटाइज हो रही है, तो हमको जरूरत है कि हमारे कंट्री में नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी या डिफेंस एजेंसी हो, तो जो कि इन चीजों को हैंडल करे। तो ये एजेंसी ज्यादातर अपने कंट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं साइबर क्राइम करने से, और दूसरे कंट्रीज पे साइबर क्राइम ऑर्केस्ट्रेट भी करवाते हैं। तो ये दोनों ही चीज है। अब अगर हम बात करें साइबर क्राइम की, खासकर जो ये तो कंट्रीज की बात थी, अगर सिटीजन्स कितना इससे अफेक्ट हो रहे हैं तो हम इसी बात से जी वकील साहब, यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। खासतौर पर हम बात कर रहे हैं जो डिजिटल लेन देन है, ऑनलाइन लेन देन है, अगर उसमें कुछ ठगी या फ्रॉड हो जाता है तब सबसे पहले क्या करना चाहिए? अब जैसे डिजिटल लेन देन में अगर कोई फ्रॉड होता है, तो जैसा हमने पहले भी बात हम लोग ने किया कि आप इसमें एक ही तरीका है एफआईआर लिखाने का। जो नॉर्मल क्राइम्स के में जो हम लोग तरीका अपनाते हैं, वो वही तरीका है कि हम इसमें एफआईआर लिखाएं। अगर हमारी एफआईआर दर्ज ना होए, या जो साइबर हेल्पलाइन है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, उसमें हम इसको रिपोर्ट करें। एक गवर्नमेंट ने, कभी होम मिनिस्ट्री ने एक रिसेंटली एक नई वेबसाइट भी उन्होंने बनाई है, cybercrime.gov करके, तो उस पर भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। इन सब से अगर हमारा काम ना हो तो 154(1) सेक्शन है सीआरपीसी का, उसमें एफआईआर अगर ना लिखी जाए तो 154(3) में हम एसएसपी को इसके लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर एसएसपी से भी कोई जवाब ना आए, वहां से भी कोई अगर हल ना निकले, तो हम 156(3) में मजिस्ट्रेट के सामने जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात को रख के वहां पे एफआईआर लिखाने के लिए कर सकते हैं। तो अगर एफआईआर नहीं लिखा, मजिस्ट्रेट को लगता है तो एफआईआर के लिए डायरेक्ट कर देगा, अदरवाइज उसको एज अ कंप्लेंट केस ट्रीट करके उसको अपने लेवल से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसकी करना। जी वकील साहब, बहुत ही अहम जानकारी आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है कि अगर किसी के साथ ऑनलाइन कुछ फ्रॉड हो जाता है उनके लेन देन में, पैसों के लेन देन में, तो वो फौरी तौर पर क्या कर सकते हैं। बहुत अहम जानकारी है ये। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हाँ मैम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादाब हुआ, मेरा नाम शादाब हुआ, बिहार स्टेट से बोल रहे हैं। बोलिए। जी मैम, हमें हेबा के बारे में जानना था कि जो होरल गिफ्ट होता है। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम ख़ास तौर पर आज अपने प्रोग्राम वकील साहब में बात कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग में अगर कोई लेन देन में उनको प्रॉब्लम आती है, परेशानी का सामना है, तो चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हेलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। सवाल करिए। वो हमारे नाना और नानी का जो जायदाद है, वो जायदाद है, तो उनके 7 लड़कियां हैं, वो दोनों वफात पा चुके हैं। अब किस तरह से वहाँ से किया जा सकता है? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे बराए मेहरबानी? मेरे नाना नानी का जायदाद है और मेरे नाना के 7 लड़कियां हैं और मेरे नाना नानी का इंतकाल हो चुका है और हम उनके नवासे हैं, तो क्या हम उस पर क्लेम कर सकते हैं और किस तरीके से? अच्छा, उनकी जायदाद में आप बतौर नवासा जो है वो हिस्सा चाहते हैं। क्या कोई उनका जायदाद या विरासत या कुछ इस तरह से वो लिखित रूप में इन रिटर्न छोड़ कर गए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब। हाँ, तो जैसे इन्होंने कहा कि ये उसमें अपने नाना और नानी की प्रॉपर्टी में ये इनको हिस्सा क्लेम करना है, तो
ऐसे केस में अब इनको ये देखना पड़ेगा कि जो अब इसमें हम लॉज ऑफ सक्सेशन देखते हैं, तो जैसे अगर ये मुस्लिम लॉ में देखें तो उनको ये देखना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ एयरशिप इनकी क्या है, लॉज ऑफ सक्सेशन के हिसाब से इनका इनका कोई क्लेम बनता भी है कि नहीं, और कोई एयर्स हैं कि नहीं जो इनको एलियनेट जो इनको एक्सक्लूड कर दें। तो ये चीजें इनको देखनी पड़ेंगी, जिसके लिए इनको अपनी सारी जितनी जो फैमिली ट्री होगी वो अपने वकील साहब के सामने रख के उनसे ये मशवरा लेना चाहिए इन्हें कि इनका क्लेम बनता है कि नहीं, कि एक्चुअली इन्हें ये चीजें श्योर करनी है कि उनके और कोई एयर्स हैं कि नहीं है जो क्लेमेंट्स हों, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि उनकी सात बेटियां हैं, तो 7 बेटियों के अलावा उनको देखना पड़ेगा कि और कोई है कि नहीं जिसका क्लेम बनता है। तो अब तो बेटियों को भी क्लेम मिलने लगा है, तो इस तरह की चीजों में इनको प्रॉपर जानकारी के लिए अपनी जो भी फैमिली ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, उसको लेके अपने वकील साहब से सलाह लेना चाहिए। अपने तौर पे अपने वकील साहब से अगर ये राब्ता करेंगे तो इन्हें जरूर इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, इस केस में अगर ये इनका जरा भी इनका राइट अगर बनता है तो ये पार्टीशन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, या तो ये फैमिली पार्टीशन कर सकते हैं आपस में बातचीत करके और सुलह करके, और या ये कोर्ट जाके पार्टीशन करा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका भी और हमारे कॉलर का भी जिन्होंने हमें कॉल किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो अपने मकामी वकील से राब्ता करके इस सिलसिले में आगे पेशरफ्त कर सकते हैं। वकील साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, उसमें OTP या फिर हमारा जो क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, उसमें आगे पीछे की जो जानकारी है उसके ताल्लुक से अवेयर होना कितना जरूरी है? हाँ, अब वो तो काफी इम्पोर्टेंट है। वो तो अक्सर हम देखते हैं जैसे SBI का, RBI का मैसेज आता रहता है फोन पे कि आप किसी को मत दें, और ये तो जगह जगह ये जानकारी भी देते रहते हैं, इंफॉर्मेशन, और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि आप किसी को भी अपनी कोई भी फाइनेंशियल जानकारी ना दें, बैंक रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ना बताएं, अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना बताएं, OTP ना डिस्क्लोज करें। तो ये चीजें हमेशा टाइम टू टाइम जो हमारा कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है हमको बताता रहता है। तो अब लोगों को इसके लिए भी अवेयर होने की जरूरत है कि लोग ये किसी भी इस तरह के स्कैम में ना आए, क्योंकि ज्यादातर ऐसी चीजों में लोग डायरेक्टली किसी को नहीं बताते OTP, पर उनके साथ वो फंस जाते हैं किसी ना किसी चीज में। जैसे उनके पास फोन आ गया कि कोई लॉटरी उनकी लग गई है, ये सब चक्कर में तो लोग फंस के फिर अपना उसी लालच में लोग अपना डिस्क्लोज करते हैं डेटा, और बजाय उनको लॉटरी मिलने के उनका पूरा पैसा बैंक खाली हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। तो ये अवेयरनेस की कमी के कारण ये सब चीजें होती हैं। तो एक जैसे हमने कहा कि डिजिटल इंडिया के साथ साथ अगर हम डिजिटल लिटरेसी की भी बात करें तो आज वो हमारे कंट्री में बहुत जरूरी है। जैसे हम इवन देखते हैं कि जजेस के भी साथ बैंक में फ्रॉड हो जाता है। उनका अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई कि एक जज के साथ उनका क्रेडिट कार्ड से 15 लाख रुपया किसी ने निकाल लिया, या 15 या 20 लाख रुपए ऐसे करके। तो ये जजेस के भी साथ हो रहा है, एडवोकेट्स के साथ हो रहा है, तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ हो रहा है, ये पुलिस के साथ हो रहा है। तो हमारे कंट्री में साइबर क्राइम एक ऐसी चीज है जिसके चपेट में हर कोई आ रहा है, और ये डरावनी बात इसमें यह है जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। अगर हम देखें, सिर्फ डेटा देखें तो 2017 में 21,000 मामले थे साइबर क्राइम के इंडिया में, 2018 में 27,000 मामले हो गए, 2019 में 44,000 मामले हो गए, और 2020 में अभी ये 44,000 मामले बढ़ के 50,000 पे पहुंच गए। तो हर साल ये मामले 50,000 44,000 इतने मामले अगर आ रहे हैं, तो हम ये देखें कि कैसे 2017 में 20-22,000 मामले आया करते थे। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है हमें अपने हर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसके बारे में कानूनी जानकारी होना, हम कितने उसके बारे में बेदार होते हैं, कितने अलर्ट रहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे अपने फ़ायदे के लिए है, और हम सिर्फ अपनी अवेयरनेस से ही उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। चलिए, हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की जाने माने वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी, जिनसे लगातार हम कानूनी जानकारी हासिल कर रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक याकुतपुर से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से? जी, हैदराबाद से। सवाल करिए। सवाल यही है साहब कि जो ना मेरे दादा दादी की प्रॉपर्टी है,
उसमें जो सो मेरे खलेरे भाया जो है ना पूरे उसके अंदर खावी से नवा से खावी से पोत्र जो तो बाहर है, इसके बारे में कुछ जरा सा सलाहियत। जी वकील साहब, दादा दादी की इनकी प्रॉपर्टी है और बाकी रिश्तेदार जो हैं वो उसके ऊपर काबिज हैं, ये क्या करें? तो कोर्ट में जा सकते हैं बंटवारे के लिए प्रॉपर्टी, क्योंकि वो काबिज हैं, पर फिर भी इनका हिस्सा तो उसमें बनता ही है अगर वो उनके दादा दादी की प्रॉपर्टी है। तो सीधी सी बात है कि ये उसमें बेझिझक कोर्ट में जाएं, और अगर इनका तो मसला देख के ऐसा लगता है कि इनकी कोई फैमिली पार्टीशन का कोई वो स्कोप नहीं है, तो ये सीधा कोर्ट में जा सकते हैं पार्टीशन के लिए। जी बिल्कुल, बंटवारा के सूट ये फाइल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और वकील साहब आपका भी शुक्रिया। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो, अपना नाम बताइए, सवाल करिए। सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए सर और सवाल करिए। मोहम्मद तालिब। सवाल करिए। मोहम्मद तालिब जी। सर जी, मेरा एक काम था, देखिए मैं एक मार्केट में रेडी लगाता था, किसी शख्स के साथ लड़ाई कोई हुई, तो जो लड़ाई जो हुई ना, तो उसमें जो है वो लड़ रहे थे, मैंने उन्हें छुड़वा दिया। सर मैंने ऐसे उस टाइम पुलिस वालों को पैसे दे के रफे दफे कर दिया था केस को। अब उन्होंने 7-8 साल बाद जो है ना FIR कराई, फिर उसमें जो है घर वाले परेशान हुए, जमानत कराई। सर अभी मेरे को 4 साल हो गए कचहरी के चक्कर काटते हुए, कोई हल ही नहीं मिल रहा। कहाँ की बात है ये? कहाँ की बात है? कहाँ पर ये मामला चल रहा है? सहारनपुर भगत सिंह चौक की बात है जी। जी, आपने अभी तक इसमें कोर्ट में कोई कॉशिंग के लिए पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में? जो लड़का, देखिए जी सर, जो लड़का लड़ा था वो लड़का ऐसा अदालत में जाता नहीं, डेट में मुझे जाना पड़ता है। नहीं, उससे मतलब नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आप उसमें अपने वकील से, आप अगर आपको अपनी हाजिरी माफ करानी है तो आप एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल प्रेजेंस के लिए एक अपने वकील से कह के एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो उसमें आप, अगर वो अलाउ हो जाती है तो फिर आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपके वकील ही जाएंगे हर तारीख पे। तो एक ये रही बात। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक कोई कॉशिंग के लिए, अपने FIR को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में क्या कोई अर्जी दाखिल की थी, पिटीशन? तो चलिए नाजरीन, आपकी कॉल्स का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी रहा। वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। वकील साहब, वक्त अब हमें इजाज़त नहीं देता। आपने इतना कीमती वक्त हमारे नाजरीन को दिया, इतनी अहम कानूनी मालूमात दी है, उसके लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।